गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने साइंस में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका वन शॉट फटाफट इसको ख़त्म करेंगे और फिर बाद में इसके जो है हम लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों। तो बेटा सबसे पहले जो है हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं कि सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये आती है कि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअल में है क्या, कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन का जो सिंपल मतलब होता है, केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बन के तैयार हो। केमिकल रिएक्शन ऐसी इक्वेशन जिसमें एक हमारा नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और नई प्रॉपर्टीज भी मैच करें। मतलब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो मतलब केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने और वो जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल समझो, मैग्नीशियम जो होता है उसको हम जलाते हैं। मैग्नीशियम एक सॉलिड होता है स्टार्टिंग में, उसको हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट देते हैं तो वो जल के बन जाता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं MgO। इसका बेटा ये वाइट कलर का पाउडर होता है। अब देखो पहले मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में था, अब मैग्नीशियम एक पाउडर की फॉर्म में हो चुका है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस हुई जिसमें एक नया सब्सटेंस बन के तैयार जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी अपने मैग्नीशियम से अलग होती है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अगर बात मैग्नीशियम रिबन की हुई है तो यहाँ पर अगर हम समझे, मान लो अगर मेरे पास ये मैग्नीशियम रिबन है तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है एक मेटल होता है। अगर हम इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर स्टार्टिंग में हल्की फुल्की जो है एक लेयर होती है, पहले से लगी होती है, ऑक्सीजन की लेयर होती है ऑलरेडी पहले से, जिसको बोलते हैं ऑक्साइड लेयर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको जलाते हैं। जलाने का मतलब होता है कि इसको बर्न करते हैं। तो बर्न करने से पहले हम इसको जो है सैंड पेपर से क्लीन कर लेते हैं। सैंड पेपर से हम इसको पहले क्लीन करते हैं। अब क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि जो ऑक्साइड की जो लेयर है ना वो लेयर आपकी रिमूव हो जाए। क्या हो जाए बेटा, हमारी ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो जाए। जैसी मेरी ऑक्साइड की लेयर रिमूव होगी फिर ये ईजिली जो है बर्न हो जाएगा। फिर ये ईजिली क्या हो जाएगा, बर्न। जब तक उस पर ऑक्सीजन की लेयर रहेगी ऊपर तब तक ये आसानी से बर्न नहीं होगा। और जैसे ये ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी तो फिर ये ईजी तरीके से ये बर्न हो सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो इसी वजह से हम लोग पहले मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। ठीक है। अगर मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई तो हमें कैसे पता चलेगा, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानोगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो उसके कुछ सिम्टम, उसके कुछ कहते हैं संकेत होते हैं। पहले कि जो है गैस बाहर निकलेगी जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा सबसे एग्जाम्पल है कि बेटा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब बेटा इनसोल्यूबल, जो सोल्यूबल नहीं होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो इनसोल्यूबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। तीसरा बेटा हो सकता है चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज हो सकता है। चौथा हो सकता है कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में कोई ना कोई, या टेम्परेचर बढ़ सकता है या टेम्परेचर घट सकता है। और एक लास्ट है बेटा चेंज इन स्टेट, इसकी स्टेट में चेंज है। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो हम बेटा इन एक एक चीज़ को देखेंगे। अच्छा कब कब गैस बनेगा, कब कब प्रेसिपिटेट बनेगा, कब कब कलर चेंज होगा, कब कब टेम्परेचर चेंज होगा, कब तक स्टेट का चेंज होगा। इन सब चीज़ के बारे में एक एक चीज़ हम देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कि बेटा गैस जो है कैसे बनती है। कि अगर हम लोग सबसे पहली बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस,
इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कब कब बाहर निकलती है, कैसे कैसे निकलती है, वो सब बताएंगे। तो सिंपल भाषा में अगर हमारे पास जिंक होता है, जिंक को हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ। अभी बेटा डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट का मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और H2SO4 की मात्रा कम हो। जैसे हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो बेटा क्या होता है, ये जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और ये बन जाता है ZnSO4, ठीक है, और बाहर निकल जाता है आपके पास H2। ये जो H2 है बेटा, ये H2 है हमारी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि ये जो गैस है मेरे पास वो हाइड्रोजन गैस ही? तो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, इस टेस्ट ट्यूब में आप एक चीज देखोगे, इस टेस्ट ट्यूब में ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इससे बाहर नहीं निकल रही है। तो अगर हम उसके ऊपर ये एक कैंडल, एक हम लोग माचिस रखते हैं, ठीक है, तो ये तुरंत ही ये गैस जैसी से जलेगी, बर्न होगी, तो तुरंत ही ये गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, ऑलरेडी पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। और जैसे ही पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ तो आप बेटा समझ जाओगे कि इसमें पक्का जो है कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। और ये जो गैस जली है वो गैस कौन सी है? आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। अच्छा, और भी हम आगे देखेंगे, और बेटा बहुत सारी गैसेस बाहर निकलती हैं। जैसे कि हमारे पास कोई अगर वॉशिंग सोडा होता है, अगर हम इस वॉशिंग सोडा को रिएक्शन कराते हैं, किसी भी वॉशिंग सोडा Na2 वॉशिंग सोडा जो है बेटा हमारे पास है Na2CO3, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं HCl से, वो भी डाइल्यूट HCl, तो बाहर निकलेगा मेरा NaCl प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कुछ उसमें बचा हुआ है, प्लस CO2 गैस बाहर निकलती है बेटा। यहाँ पर CO2 भी होगा आई थिंक, हाँ इसमें थोड़ा कट गया, यहाँ पर CO2 गैस भी होगा, यहाँ पर CO2 गैस भी होगा और CO2 गैस बाहर निकलेगा। और जैसे CO2 गैस बाहर निकलेगी तो उसका पता कैसे चलेंगे? हमारे पास ये बेटा लाइम वाटर होता है, ये सिंपल, ठीक है। अगर हम इस लाइम वाटर में जैसे ही हम CO2 गैस को पास कराते हैं तो आप देखोगे इसका कलर जो है मिल्की कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम ऐसे पता करेंगे कि हाँ ये हमारी CO2 गैस बाहर निकली है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब अगला जो है वो हम उसको, अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नहीं तो हम लोग बात क्या करते हैं, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हमेशा कलर का चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास कोई सिट्रिक मान लो एसिड है, उसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो इसको बोलते, इसका कलर बेटा होता है पर्पल। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो भी हमारे पास ये जो पर्पल कलर का होता है, आपके पास जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये आपके बेटा पर्पल कलर का होता है। जैसे हम इसकी एसिड से रिएक्शन कराते हैं, सिट्रिक एसिड से, इसका कलर हो जाता है कलरलेस। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि हाँ अगर यहाँ पर कलर का चेंज हुआ है तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है। उसी तरीके से हमारे पास और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि ये जो पहला एग्जाम्पल आपके सामने जो हम रख रहे हैं उसमें देखोगे हमारे पास जो लेड ऑक्साइड होती है Pb3O4, ये सॉलिड फॉर्म में होती है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से ये लेड ऑक्साइड और हमारे पास O2 गैस बाहर नहीं निकल जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा ये होता है कि जो लेड ऑक्साइड का जो ये जो कलर होता है वो बेटा होता है हमारे इस कलर का, रेड कह सकते हो, नहीं ऑरेंज भी कह सकते हो। तो ये इस कलर का होता है। लेकिन जैसे ही लेड ऑक्साइड जो होती है वो बेटा येलो कलर की हो जाती है। तो ये है लेड मोनोऑक्साइड, इसको बोलेंगे, ओनली लेड ऑक्साइड बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर कलर का चेंज हुआ है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। इसके अलावा हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास लेड नाइट्रेट है, इसको हम बोलेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस प्लस, सॉरी इसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन, ये बाहर निकालेगा। तो देखो लेड नाइट्रेट येलो कलर का होता है, लेकिन जैसे हमने हीट किया तो ये बेटा किस कलर का होगा, येलो कलर का। पहले था वाइट कलर का, फिर कैसा होगा हमारे पास येलो कलर का। तो यहाँ पर बेटा कलर का क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और जब कलर का चेंज होगा तब तक आप ये कहोगे कि हाँ भाई इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा।
आगे बढ़ जाते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट बेटा अब हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेट का बनना। हमारे पास अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो मैंने आपको आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट का मतलब बेटा होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यह है लेड नाइट्रेट, अगर उसमें मैं पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करा दूं, ये रिएक्शन एनसाइड उधर की है, तो ये बनेगा लेड आयोडाइड, ये बनेगा लेड आयोडाइड और प्लस बाहर निकलेगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो बेटा ये जो होता है ये लेड, ये हमारे पास है लेड नाइट्रेट, ठीक है बेटा, और इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। और मेरे पास ये बनता है लेड आयोडाइड, जो कि बेटा ये होता है हमारे पास येलो कलर का, येलो PPT बनती है। क्या बनती है हमारे पास? येलो। और ये इनसोल्यूबल होता है, ये नीचे बैठ जाता है, घुलता नहीं है, और ये इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के हिसाब से इसको हम बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रेसिपिटेट पे हमने कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, उनको थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं बेटा, देखेंगे इन रिएक्शंस को। इसमें हमने क्या करा बेटा, हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, हमारे पास है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। BaCl2, Ba हमने डाला इसमें H2SO4 डाइल्यूट SO, तो हमें मिला बेटा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस हमने जो है बाहर जो है प्लस HCl बाहर निकल गया। तो बेटा ये जो बेरियम सल्फेट होता है बेटा, ये इनसोल्यूबल होता है। देखो इस कलर का ये जो आपको दिखाई दे रहा है वाइट वाइट सा बेटा, ये इनसोल्यूबल होता है, ये पानी में डिसॉल्व भी नहीं होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और देखो बेटा, और हम आगे बढ़ते हैं। चेंज इन कलर हो गया, एक होता है बेटा हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। एक हम बेटा लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर करके, टेम्परेचर में चेंज आ जाना। अच्छा, मतलब टेम्परेचर चेंज मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मतलब ऐसी केमिकल जो क्विकलाइम होता है, अगर हम क्विकलाइम को ले लें, क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की इसमें बेटा करा दें रिएक्शन, तो इसमें तुरंत ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाता है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे बाहर निकलते हैं, क्विकलाइम की रिएक्शन जैसे हम लोग बेटा वाटर से कराते हैं, एक स्लेक लाइम बन जाती है। स्लेक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला गया स्लेक लाइम यहाँ पर, ठीक है बेटा। जैसे स्लेक लाइम बनेगी तो इसमें बेटा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जो इसमें टेम्परेचर है ना, तो बेटा टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पहले टाइम पे वाइट वॉश करने के लिए, दीवारों पे वाइट वॉश करते थे, उसी का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर ही हमने कुछ जो है यहाँ पर रिएक्शंस लिखी है, वो रिएक्शंस को देखेंगे। कुछ हमने आपको समझाने के लिए यहाँ मैंने कुछ इस तरीके का मैंने PPT बनाई थी, तो देख लें बेटा इसको एक बार है। तो अगर जब टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट बाहर निकलेगी या फिर हीट अंदर आएगी। तो दो तरीके की रिएक्शन पे हम लोग बात करेंगे। एक बात करते हैं एक्सोथर्मिक, एक होता है बेटा एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होती है बेटा? जिसमें हीट जो है इवोल्व हो जाए, जिसमें हीट बॉडी से बाहर चली जाए, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जिस तरह अभी हमने लिखा था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट बेटा बाहर निकलती है। जिस तरीके से अब हम और आगे देखेंगे इसके बारे में। एंडोथर्मिक में बेटा इसका होता है उल्टा, जहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच accompanied by the absorption of heat is called endothermic reaction, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे कार्बन की रिएक्शन कराएं सल्फर से और उसको हीट करें तो बेटा कैल्शियम ये कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा ये। तो इसमें लाइट का होना बहुत ही जरूरी है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जैसे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट चाहिए ही चाहिए ताकि ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना सकें। तो ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। अब हमारे पास जो है एक लास्ट टॉपिक आता है चेंज इन स्टेट करके आता है। लेकिन यहाँ देख लो, यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक के बारे में बता दिया है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, जिसमें हीट इवोल्व होती है या बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखो मैग्नीशियम होता है, जब हम मैग्नीशियम को बेटा जलाते हैं ना ऑक्सीजन में, तो हीट उसको देते हैं तो बेटा निकलता व्हाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड और निकलती बहुत सारी एनर्जी, तो ये एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक होती है, ये तो हो गया हमारे पास, एक होता है बेटा चेंज इन स्टेट।
चेंज इन स्टेट करके भी हमारे पास टॉपिक आता है। स्टेट में चेंज, जैसे कि वैक्स होता है, मोम सॉलिड होता है, जैसे हम उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, फिर उसको फर्दर हीट करेंगे तो वो गैस की फॉर्म में आ जाता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें बेटा केमिकल, तो उसमें उसकी स्टेट भी चेंज होगी बेटा। और थोड़ा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन दो तरीके की होती है। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो दो तरीके की, पहली बेटा बैलेंस और दूसरी होती है अनबैलेंस। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा? ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स बराबर होते हैं राइट हैंड साइड के एटम्स के बराबर। मतलब जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने एटम आपके राइट हैंड साइड में ही होंगे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ देखोगे यहाँ पर मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना एक है। तो बैलेंस करने के लिए हम आगे लगा देते हैं दो, लेकिन अब यहाँ से गड़बड़ हो जाता है, मैग्नीशियम दो लेकिन यहाँ मैग्नीशियम एक, तो बैलेंस करने के लिए आगे दो लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और बैलेंस केमिकल रिएक्शन जिस लॉ पे बेस्ड है वो है, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब तक मास सही रहेगा, दोनों साइड मास सेम होना चाहिए, और मास तभी सेम होगा जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे बेटा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आती हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है बेटा। तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास आगे चल के देखेंगे, हमारे पास चार टाइप की होती है बेटा, चार पांच। पहली जो होती है वो होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी होती है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी होती है बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी होती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवी हम लोग उसी में लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये इतनी टाइप के हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हम एक एक चीज़ के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले ये देखो, ये जिसके बारे में भी आपको मैं बता रहा था कि जो है देखोगे हमारे पास ये हमारे पास क्विकलाइम होता है, दिस इज कॉल्ड क्विकलाइम। क्विकलाइम जो है बेटा इस टाइम पे क्विकलाइम देखोगे वाइट कलर का होता है, पत्थर की फॉर्म होता है क्विकलाइम। हम जैसे ही इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, क्विकलाइम में जैसे वाटर ऐड करते हैं फिर बाद में इसको छोड़ देते हैं कुछ समय बाद, अब देखोगे कि जो कंटेनर है, कंटेनर के साइड में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, ये तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो रिएक्शन लिखिए, कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करेगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर का रिएक्शन, तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट एनर्जी बाहर निकाली, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। इसमें देखो मैंने स्टेट का भी, चेंजिंग स्टेट का मैंने एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था वैक्स जो होता है उसको हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, फिर बाद में गैस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो अच्छी मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, ये रिएक्शन आपसे जो है ये कह रही है यहाँ पर, यहाँ देखो अमोनिया जो होती है बेटा NH3, अमोनिया गैस फॉर्म में होती है, HCl भी गैस फॉर्म होती है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हैं तो ये बेटा अमोनियम क्लोराइड होता है सॉलिड फॉर्म में। तो देखो ये अमोनियम क्लोराइड वाइट कलर का पाउडर होता है। तो यहाँ पर स्टेट का चेंज हुआ है। नेक्स्ट बात है बेटा, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था। तो कॉम्बिनेशन ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा, टू या टू मोर सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हमारा बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू H2O, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो और भी हमारे पास होती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं क्विकलाइम, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेकलाइम। ठीक है बेटा, क्विकलाइम और स्लेकलाइम। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। इसमें देखोगे इसके अलावा मैंने आपको और भी रिएक्शंस हमने इसमें दे रखी हैं, जैसे कि H2 हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स टू HCl। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन गैस प्लस आई थिंक H2 होगा, यहाँ पर H3 गलत हो गया, गिव्स टू NH3। ठीक है,
तो ये बन गया हैवर्स प्रोसेस है अमोनिया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स टू कैल्शियम कार्बोनेट। जो अपना पत्थर होता है ना, जो भी हम मार्बल्स बनाते हैं, मार्बल जो हमारे घर में लगा होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना हुआ होता है। आपको एक नॉलेज की बात दे देता हूँ, अगर हम अपनी दीवार पे कोई भी पुट्टी कराते हैं, वो पुट्टी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होती है। फिर कुछ समय तक उसमें जो उसको हम छोड़ देंगे 2-3 दिन तक, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर लेता है उससे, और रिएक्ट करने के बाद फिर वो चमक देता है। जो चमक होती है बेटा, वो चमक कैल्शियम कार्बोनेट की ही होती है। तो ये बेटा आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, जहां पर 2 सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है। फिर हमारे पास आता है बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हमारे पास एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड बेटा वो स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 और मोर सब्सटेंस में टूट जाता है। उसको ऐसी रिएक्शन बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जस्ट बेटा अपोजिट होती है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हीट करें तो बेटा एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में टूट जाती हैं। तो ये भी हमारे पास एक क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को हमारे पास दूसरा नाम है लाइमस्टोन। क्या बेटा, लाइमस्टोन। और उससे हम उसको जैसे हीट करेंगे, बिना हीट के तो बेटा काम नहीं बनेगा, उसको हीट करेंगे तो तुरंत ही बना जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं हीटिंग आपको चाहिए ही चाहिए, और जहाँ हीट लोगे उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और भी इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास फेरस सल्फेट होता है, FeSO4, ये फेरस सल्फेट होता है। जब उसको बेटा हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो जो फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा Fe2O3, ये बेटा ब्राउन कलर का होता है, इसकी ब्राउन कलर की फ्यूम होती है, ये ब्राउन कलर। सल्फर डाइऑक्साइड पता ही, सल्फर ट्राइऑक्साइड पता है। और फेरस सल्फेट जो होता है बेटा वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है बेटा, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमारे पास और भी रिएक्शन दे रखी है। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ब्रॉट बाय हीट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन। जिसमें हीट के द्वारा डीकम्पोजिशन हो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। लेड नाइट्रेट जो होता है उसको हम तोड़ते हैं तो बेटा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हमारे पास और भी रिएक्शंस होंगे बेटा हमारे पास। ये बीच में कैसे खाली रह गए, ठीक है। हमारे पास और भी रिएक्शन है, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड होता है बेटा। पोटेशियम क्लोरेट क्या बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन का नाम याद नहीं आ रहा, बता देता हूँ। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला आई थिंक ये होता है KClO3। पोटेशियम क्लोराइड को जब हम बेटा हीट करते हैं तो हीट करने से मुझे मिलता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगा देना, यहाँ 3 लगा देना, यहाँ 2 रहेगा। तो बेटा ये एक इसमें हीट का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही होती है। तो देखो बेटा ये भी जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर किसी लाइट में हो, लाइट की प्रेजेंस में हो, लाइट के अलावा उसमें और भी होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लाइट से पहले कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। अगर हमारे पास लाइट, अब मान लो हीट के अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है जहां पर थर्मल डीकम्पोजिशन होता है, या सॉरी डीकम्पोजिशन होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बिजली देकर भी हम लोग डीकम्पोजिशन करा सकते हैं। जैसे वाटर का होता है, वाटर को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो बेटा ये H2 गैस में टूटेगा और O2 गैस में टूट जाएगा। बैलेंस करो तो यहाँ पर यहाँ 2 लगा दो। एक होता है लाइट में, एक क्या होता है हमारे पास लाइट में। तो देखो अगर जहाँ पर लाइट का डीकम्पोजिशन तो उसको बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन। इसमें हमारे पास सिल्वर जो क्लोराइड होता है, जब हम उसको लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो बेटा सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड हमारे पास बेटा वाइट कलर का होता है, और ओनली जो सिल्वर जो होता है वो होता है हमारे पास ग्रेइश वाइट होता है, ग्रेइश वाइट होता है। और जो क्लोरीन जो होता है वो बेटा येलोइश होता है, येलोइश ग्रीन।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है? हाँ, आसानी से होता है। तो इसका मतलब जो हमारे फूड का जो डाइजेशन है हमारी बॉडी में, वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। जब भी हम कोई खाना को ईट का करते हैं, कोई खाना खाते हैं, जैसे कि हमने कोई राइस खाया, तो वो उसमें जो उस राइस में जो स्टार्च होता है, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, वही स्टार्च डिकम्पोज होता है। वही डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होता है बेटा? वो शुगर के फॉर्म में डिकम्पोज हो जाता है हमारी बॉडी में। और जो प्रोटीन होते हैं बॉडी में, वो प्रोटीन डिकम्पोज होते हैं किसकी फॉर्म में? अमीनो एसिड की फॉर्म में। मतलब जो स्टार्च है, स्टार्च तो शुगर की फॉर्म में डिकम्पोज हो जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड की फॉर्म में डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है, रिएक्शन नंबर 3। हमारे पास कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? नाम ही डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी एक को हटाएगा। कौन हटाएगा? जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। मतलब अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे पास जिंक जो होता है वो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन एटम को किसी भी कहाँ से? सल्फ्यूरिक एसिड से। जैसे जिंक हो गया Zn, हमारे पास H2SO4 है, ये रहा जिंक, ये रहा H2SO4। जिंक ने कहा भैया मैं तो पावरफुल हूँ हाइड्रोजन से, तो इसको हटा देगा, तो ZnSO4 बन गया और बाहर निकल गया आपका हाइड्रोजन गैस। अब एक ही रिएक्शन थोड़ी नहीं ऐसे हमारे पास, ऐसे बहुत सारी होती है। जैसे कि हमारे पास जिंक ने रिएक्शन करी कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ, कहा कि देखो जिंक पावरफुल है, तो बना दिया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो बेटा जिंक जो होता है, कॉपर सल्फेट हमारे पास एक ब्लू सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का होता है, और जिंक जो हमारे पास होता है सिल्वरी वाइट होता है, सिल्वर वाइट होता है, ऐसा होता है जिंक हमारे पास। और जैसी रिएक्शन होती है तो जिंक सल्फेट एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये हमारे पास कैसा होता है? इसका कोनो कलर नहीं होता है बेटा, कलरलेस होता है। और जो कॉपर होता है, आपको कॉपर पता है, हल्का सा रेड ब्राउन की फॉर्म में होता है। कैसा होता है? रेड ब्राउन की फॉर्म में आपका कॉपर होता है। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, तो इसी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाई बेटा। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रही? क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है किससे? कॉपर से। ठीक है, और भी यहाँ पर और भी रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की नहीं है, तो बाकी का अभी हम देखते हैं। इसी में थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, थोड़ी जगह कम है। और देखो बेटा, थोड़ी बहुत रिएक्शन हम लोग और देख लेते हैं। जब भी हम कॉपर सल्फेट को कहते हैं भैया मैग्नीशियम से रिएक्शन करो, तो मैग्नीशियम कहता अच्छा मैं तो पावरफुल हूँ इससे, तो भैया मैग्नीशियम सल्फेट बना लेता है, और ये फिर से कलरलेस होता है और बाहर निकल जाता है आपके कॉपर। कॉपर का कलर आपको पता ही है, रेड ब्राउन होता है। तो मैग्नीशियम ने यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस करा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, इस वजह से कर दिया। उसी तरीके से जरूरी नहीं है, हमारे पास आयरन जो होता है, आयरन भी डिस्प्लेस कर सकता है। मैंने यहाँ पर डाल रखा है आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये CuSO4 था, आयरन था, आयरन ज़्यादा पावरफुल है, तो आयरन ने कॉपर को हटाया, खुद जाकर के जगह बना ली। ठीक है बेटा। और उसी तरीके से मैग्नीशियम जो होता है Mg को अगर HCl से रिएक्शन कराओगे तो MgH को हटा देगा, तो बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और बाहर निकाल देगा हाइड्रोजन गैस बेटा। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म। हमारे पास अगली बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें क्या होते हैं? दो आयंस जो होते हैं या दो एटम जो हम जिसको बोलते, दो एटम जो होते हैं वो बेटा डिस्प्लेस करते हैं अपनी पोजीशन को। मतलब दो आयन अपनी पोजीशन आपस में अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दो आयंस आपस में अपनी जगह को डिस्प्लेस करते हैं तो उसी बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ द रेडिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू कंपाउंड। और दो नए कंपाउंड बनेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl।
ठीक है। जैसे ही आपस में रिएक्ट करेगा तो Na बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो Na इसको हटाएगा और Ag वहाँ चला जाएगा। तो AgCl वाइट कलर का होता है और आपके पास ये वाइट PPT होता है और बाद में आपका सिल्वर नाइट्रेट बाहर निकल जाता है। तो उसी तरीके से बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, अगर रिएक्शन करता है सोडियम सल्फेट के साथ तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट जो PPT फॉर्म में होता है बेटा, वाइट PPT, और बाहर निकल जाता है NaCl बेटा। तो जब भी बेरियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है ये वाला, अगर हम उसमें ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन तब भी वही रिएक्शन होती है। मतलब इसके एक रिएक्शन देख लो, बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, तो बेटा वही आपस में इनकी जगह चेंज हो गई तो यहाँ बन जाएगा बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा। अब हमारे पास आगे बढ़ जाता आते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें सब्सटेंस जो होता है वो गेन करता ऑक्सीजन को या फिर लूज करेगा हाइड्रोजन को। ठीक है, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। नहीं तो सिर्फ ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर आपने देखा हो तो 2 नेगेटिव साइन लगता है, H के ऊपर प्लस साइन लगता है, तो ये नेगेटिव साइन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H प्लस का मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। जो ऑक्सीडेशन जो होता है हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल और लूज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। मतलब दूसरी भाषा में हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस गेन कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को तो वो क्या ऑक्सीडेशन होगा, अगर वो रिमूव कर रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव को तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जिस तरीके से सल्फर है, सल्फर ने ऑक्सीजन मिलाया तो सल्फर हमारे पास ये टेट्रा ऑक्साइड बन गया, 4 ऑक्साइड है सल्फर के, 4 ऑक्सीजन है, तो हम इसमें क्या कहेंगे ऑक्सीजन तो ऐड हो गया, तो ये भी एक क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है बेटा। ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कि हमने आयरन क्लोराइड लिया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या कहा दो FeCl3 बन गया तो एक क्लोरीन और ऐड हो गया, तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन हो रहा है। या फिर तो अब बात आ जाते हैं हम लोग इससे पहले कुछ बातें जोड़ लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसी को ऑक्सीडाइज करा देते हैं बट खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। दो सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, ये भी पता होना चाहिए। ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन देते हैं फॉर रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देते हैं, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं तो सिंपल भाषा में ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं खुद क्या हो जाते हैं ऑक्सीडाइज, उनको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास अगली रिएक्शन है इसका नाम है रिडक्शन। तो उसमें वही है उसका उल्टा, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन हो रहा है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे C2H4 है, ये इथीन है, इसमें हमने H2 डाला तो इन्होंने C2H6 बना लिया, पहली रिएक्शन दिखा रहा हूँ मैं ये, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, गेन हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नहीं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का गेन होना चाहिए। तो जैसे कि CuCl2 है, कॉपर क्लोराइड, इसमें हमने डाल दिया कॉपर, तो इन्होंने भैया Cu2Cl2, यहाँ पर कॉपर ऐड हो गया, कॉपर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो यहाँ पर ऐड हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इस वजह से ये रिडक्शन रिएक्शन कहलाई है। फिर हमारे पास इसके बाद आता है कि भैया रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गैस, इनको हीट करो बेटा तो ये बनेगा कॉपर प्लस H2O। यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड पे था, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड पर ऑक्सीजन खत्म, यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ पर हो गया रिडक्शन। यहाँ देखो H2 था हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर H2O हो गया, यहाँ पर क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन, तो मतलब यहाँ पर दोनों हो चुका है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाएगी।
अब देखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऐसे एजेंट जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड ने देखो हाइड्रोजन को, तो यहाँ हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन वहाँ जाकर ऑक्सीजन होगी, मतलब इसी ने अपना ऑक्सीजन दिया हुआ, तो ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो ये खुद हो गया रिड्यूस वहाँ जा करके, तो इस वजह से इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमने ये H2 था, यहाँ पर O2 है, वो खुद जाकर वहाँ ऑक्सीडाइज हो गया और इसने कॉपर रिड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब H2 हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा बेटा। ठीक है, अब हमारे पास आधे रेंसिडिटी वाला टॉपिक हमारे एग्जाम से काट दिया गया है, तो इसके बाद ही आपका इस चैप्टर का वन शॉट खत्म हो जाता है। इसको ध्यान से पढ़ें, एग्जाम में इससे बिल्कुल भी नहीं आने वाला, फिर इसके हम लोग लास्ट ईयर कर लेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ें, सब लोग अपना ध्यान रखें बच्चों।